नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को संबोधित किया। कहा, ब्रिटिश शासन के दौरान सिखों के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 415 मरीज सामने आए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 141 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40% हुई। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश में परिवर्तन लाने के मार्ग पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। क्रिसमस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र को अंग्रेजी शासन के दौरान सिख भाइयों के त्याग को नहीं भूलना चाहिए। भारत के स्वाधीनता संग्राम में सिख भाई और बहनों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, उसको याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जलियांवाला बाग बलिदान का जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब के खिलाफ साहसिक लड़ाई और त्याग हमें ये सिखाता है कि धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध कैसे लड़ा जाए। गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी कुछ दिन के लिए यहां रहे थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। समंदर भी इसे छोड़कर दूर चला गया। सिंध दरिया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। 1998 के समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहब को काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने गुरुद्वारा साहब की 200 साल पुरानी इमारत को बड़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और अध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने देश के प्रति अपनी सोच को प्रदर्शित किया तथा राष्ट्रीय एकता में अपना विश्वास व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात को इस बात पर गर्व है कि पंज प्यारे के चौथे सिख गुरु और खालसा पंथ की स्थापना करने वाले भाई मोखम सिंह गुजरात से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि भाई मोखम सिंह की स्मृति में गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में भेंट द्वारका गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके मूल में भी
सिख गुरुओं की महान तपस्या है। गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबुल हो धाया, चोरी मंगे दानुवे लालो। यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 23 से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख संगत लखपत साहिब गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व का आयोजन करती है, जो गुरु नानक देव जी से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी लखपत में ठहरे थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी की निशानी के रूप में लकड़ी की खड़ाओं और गुरुमुखी की हस्तलिखित प्रति तथा पालकी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान गुरुद्वारों द्वारा दी जा रही मदद की भी सराहना की। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से प्रेरित हो रहा है और ये नए भारत के निर्माण के उद्देश्य को पूरा करेगा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। आइए सुनते हैं अटल जी की स्वरचित कविता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नई दिल्ली में आज इस अवसर पर आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अटल जी ने पूरा जीवन एक विचारधारा को लेकर समर्पित किया। अटल जी ने पूरे जीवन एक विचारधारा को लेकर अपना जीवन समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री बने तब कई सारे ऐसे फैसले किए जो देश के गौरव के साथ जुड़े थे। सालों से लंबित बहुत कम कालखंड मिला, मिली जुली सरकार थी, ढेर सारी मर्यादाएं थी, फिर भी उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि आने वाले दिनों में सरकारें कैसी चलनी चाहिए, इसका एक मजबूत और अच्छा उदाहरण भारत के लोगों के सामने रखा जाए। आज मैं पूरे देश की ओर से श्रद्धेय अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्ष में देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। सुशासन के अर्थ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ पारदर्शी सरकार है और मोदी सरकार इसी लक्ष्य के साथ देश का कायाकल्प करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मगर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, पहली बार लोगों को इस बात का अनुभव हुआ कि सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, ये सरकार देश को बदलने के लिए आई। और ये जो देश को बदलने का कंसेप्ट था, स्वराज तो मिल गया मगर सुराज कब मिलेगा, ये सबके मन में क्वेश्चन मार्क था। 70 साल के अंदर धीरे 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 हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था, क्योंकि लोकतंत्र के सुफल लोगों तक तभी पहुंचते हैं जब स्वराज को हम सुराज के अंदर परिवर्तित करें, सुशासन के अंदर परिवर्तित करें। और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की ये जो अपेक्षा थी स्वराज को सुराज में परिवर्तित करने की, इसको बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारने का काम किया। गृह मंत्री ने बल देकर कहा कि नीतियों के कार्यान्वयन और प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से सुशासन मिल सकता है। इस अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 80% से अधिक सरकारी कामकाज ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। 2014 में ये सरकार आई तो साल भर में
हमारे ग्रीवेंस सेल में 2 लाख शिकायतें आया करती थी, आज बढ़कर उनकी संख्या लगभग 25 लाख हो चुकी है। 12-13 गुना वृद्धि। और इसलिए हुआ कि कड़ी मेहनत और कड़ी समर्पण के साथ दिन रात मेहनत करके हमने एक टाइमलाइन फिक्स की। लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि जो वो शिकायत करते हैं उसका निवारण होता है, वरना शिकायतें पहले पड़ी रहती, लोगों का विश्वास उठ गया था। प्रति सप्ताह हम इसका आंकलन करने लगे, 95 से 100 प्रति सप्ताह इसका निवारण हो लगा। मैं स्वयं शुक्रवार शाम को बैठ करके रैंडमली टेलीफोन किया करता था शिकायतकर्ताओं को, ये देखने के लिए कि उन तक निवारण पहुंचा कि नहीं पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाएगा। आज पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, पूरा जीवन लगाया, एक भिक्षुक की तरह पैसा इकट्ठा कर भारतीय परंपरा के आधार पर नई आधुनिक शिक्षा पद्धति कैसी हो सकती है, इसका एक आदर्श खड़ा करने का काम किया। और आज भारत रत्न मालवीय जी का जन्मदिन है, हम सभी उनको याद कर श्रद्धांजलि देते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि वे शिक्षाविद, विद्वान और समाज सुधारक थे। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय को। प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बृजनाथ और माता का नाम मूना देवी था। मध्य भारत के मालवा प्रांत से आकर प्रयाग में बसने के कारण इनके पूर्वज मालवीय कहलाए। बाद में वे इलाहाबाद के जिला स्कूल में पढ़ने गए। यहीं उन्होंने मकरंद उपनाम से कविताएं लिखनी आरंभ की। मालवीय जी ने प्रयाग की धर्म ज्ञानोपदेश तथा विद्या धर्म प्रवर्धिनी पाठशालाओं में संस्कृत का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात म्योर सेंट्रल कॉलेज से 1884 में बीए की उपाधि ली। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, हिंदी तथा भारत माता की सेवा जैसे न जाने कितने क्षेत्र हैं जिनमें महामना जी ने अपनी कर्मठता की छाप छोड़ी है। मालवीय जी ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय उद्घोष वाक्य स्वीकार करने का सुझाव दिया था। उन्होंने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा आरती का शुभारंभ किया था, जो आज तक चल रही है। मालवीय जी का अक्षय कीर्ति स्तंभ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसमें उनकी विशाल बुद्धि, संकल्प, देश प्रेम, क्रिया शक्ति तथा तप और त्याग की साक्षात दर्शन होते हैं। देश की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन और संरक्षण में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया तथा 24 दिसंबर 2014 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यूं तो भारतीय संस्कृति के अग्रदूत महामना मदन मोहन मालवीय जी का 12 नवंबर 1946 को स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं आज भी भारत और भारतीयता की ध्वजवाहक बनी हुई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। कहा, ब्रिटिश शासन के दौरान सिखों के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 415 मरीज सामने आए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 141 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40% हुई। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश में परिवर्तन लाने के मार्ग पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। क्रिसमस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 141 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 66,09,000 से अधिक टीके लगाए गए और इस दौरान 7,286 रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.40% है। देश में अब तक 415 ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों का पता चला है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108, दिल्ली में 79, गुजरात में 43 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 115 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र ने कोविड के बढ़ते संक्रमण, नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों और टीकाकरण की धीमी गति वाले 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये दल केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब भेजे गए हैं। ये दल इन राज्यों में 3 से 5 दिन तक रहेंगे और कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में बताया कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रभाव विश्व में अभी बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश में भी कुछ केसेज ऐसे आए हैं और सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। हमें इस वेरिएंट को, हमें कोरोना को मौका नहीं देना है कि एक अच्छी सिचुएशन चली हुई है वो खराब हो जाए। और इसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम त्योहार भी मनाएं, लेकिन परिवार के अंदर ही बैठ के मनाएं। हम बहुत बाहर आके गैदरिंग में मनाएं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे वायरस को फैलने में बहुत मदद मिलती है। हमें तो मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखनी है। हमें बंद कमरों में भी नहीं रश करना, क्योंकि वायरस जो है वो हवा से भी फैलता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्ता की। भूपेंद्र नाथ दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1880 में कलकत्ता में जन्मे भूपेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे। उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ब्रह्म समाज ने आकार दिया था, जिनमें जाति विहीन समाज में विश्वास, एकेश्वरवाद में विश्वास और अंधविश्वास के खिलाफ विद्रोह शामिल था। 1902 में वो बंगाल के क्रांतिकारी समाज में शामिल हो गए, जिसका निर्देशन प्रमथनाथ मित्रा ने किया था। इस अवधि के दौरान वो श्री अरबिंदो और बारिंद्र घोष के करीबी सहयोगी बन गए। वे जुगांतर पत्रिका नामक समाचार पत्र के संपादक भी थे। 1907 में दत्ता को ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भूपेंद्रनाथ जर्मनी गए और वहां क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियां शुरू की। 1930 में कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 वार्षिक सम्मेलनों की भी अध्यक्षता की। राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सदस्य होने के कारण भूपेंद्र नाथ को ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। उन्होंने 25 दिसंबर 1961 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार धरती के इस महान सपूत को नमन करता है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है, जिनका जन्म 1924 में ग्वालियर में हुआ था। 1942 में 16 साल की उम्र में वाजपेयी और उनके बड़े भाई प्रेम को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 24 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। वे आर्य समाज की युवा शाखा के सदस्य के रूप में सामाजिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने विभाजन के दंगों के कारण कानून की पढ़ाई छोड़ दी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वतंत्रता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उनके शासन को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उदारीकरण के लिए भी याद किया जाता है। वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कैदी कविराज की कुंडलियां और अमर आग शामिल है। राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस महान आत्मा ने 16 अगस्त 2018 को
अंतिम सांस ली। पच्चीस दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती भी है। एक शिक्षाविद और वकील, मालवीय असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1911 में वकालत के व्यवसाय का त्याग कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। उन्हें 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस वर्ष का अंतिम मन की बात कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसे प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। क्रिसमस आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवा में आधी रात को गिरजाघर की घंटियों और आतिशबाजी के साथ क्रिसमस समारोह शुरू हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरे गोवा में उत्सव और उल्लास का माहौल है। गोवा में क्रिसमस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवा में मिडनाइट मास क्रिसमस की परंपरा है। गोवा के गिरजाघरों में मध्यरात्रि से ही आयोजन शुरू हो गया था। रोशनी और सजावट, खूबसूरती से जगमगाते सितारे त्योहार की मुख्य विशेषता हैं। क्रिसमस के दौरान बैम्बिक और दौदौल जैसे खाने के जायके राज्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने में सावधानी बरती जा रही है। मुकेश थाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। दुबई में एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारतीय टीम 49 ओवर में आउट हो गई थी। आराध्य यादव ने 50 रन और हरनूर सिंह ने 46 रन का योगदान दिया। पाकिस्तान के जीशान जमीर ने 5 विकेट लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली और चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, आइजोल, शिलांग, ईटानगर और कोहिमा में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। विशाखापत्तनम, बंगलुरू और हैदराबाद में हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को संबोधित किया। कहा, ब्रिटिश शासन के दौरान सिखों के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। सरकार ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 415 मरीज सामने आए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 141 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.40% हुई। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में परिवर्तन लाने के मार्ग में अग्रसर है। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
क्रिसमस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।